आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी छोटी सी आदत पर गहराई से नजर डालेंगे जो मतलब आप मानेंगे नहीं, रोजाना लाखों लोगों की सेहत और पैसा दोनों लगातार बर्बाद कर रही है। हाँ बिल्कुल। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी बर्बादी की शुरुआत ना महज एक आम से कप चाय की वजह से होती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। आज हमारे पास फार्मासिस्ट अभिषेक साहनी द्वारा दी गई जानकारियां हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक है द करेक्ट वे टू टेक थायराइड मेडिसिन। और इस चर्चा का मकसद ये देखना है कि कैसे एक अनजान और बेहद छोटी सी गलती एक जरूरी दवाई को पूरी तरह से बेअसर कर देती है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ना ये होती है कि लोग लगातार पूरे अनुशासन के साथ रोज वो गोली खा रहे होते हैं। सही बात है। पर उनका नतीजा वही शून्य का शून्य रहता है। क्योंकि देखिए, मेडिकल विज्ञान में सिर्फ दवाई खा लेना ही आखिरी कदम नहीं होता। अच्छा। दवाई का पेट में जाकर घुलना और खून में शामिल होना, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, असल खेल वहीं पर होता है। जब तक दवाई रक्त में नहीं पहुंचेगी, उसका अस्तित्व ना के बराबर है। ये तो एक ऐसी स्थिति होगी ना जहां मान लीजिए एक बेहद महंगी और मॉडर्न मशीन लाकर किसी ने अपने घर में लगाई हो और हर रोज उस मशीन का बटन दबाया जाता है ये उम्मीद करके कि वो अपना काम कर रही है। हाँ हाँ। लेकिन महीनों बाद अचानक पता चलता है कि जिस प्लग में उस मशीन को लगाया गया था वहां तो पीछे से करंट ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। मशीन बिल्कुल ठीक थी, उसकी ताकत में कोई कमी नहीं थी, पर क्योंकि कनेक्शन गलत था इसलिए उसकी ताकत कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। वही तो, अगर हम इसको थोड़ा और गहराई से देखें तो सिस्टम फेलियर का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मशीन अपनी जगह सही है, लेकिन वातावरण और कनेक्शन उसके अनुकूल नहीं है। और ठीक वही चीज थायराइड के मरीजों के साथ उनके पचन तंत्र में रोजाना घटित हो रही है। मतलब गलती गोली में नहीं है? बिल्कुल नहीं। सोर्स मटेरियल भी इसी बात पर जोर देता है कि गलती दवाई में नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में है जिससे वो दवाई गुजरती है। तो इस चर्चा की शुरुआत उस आम आदत से करते हैं जो लगभग हर घर का हिस्सा है। मतलब हिंदुस्तान में लोगों से उनकी सुबह की चाय छीनना लगभग नामुमकिन सा काम है ना? हाँ, ये तो है। लोग शायद अपनी दिनचर्या में कुछ भी बदल लेंगे, पर सुबह आंख खोलते ही जो गर्म चाय का प्याला और उसके साथ नाश्ता चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होता। और ज्यादातर घरों में यही देखा जाता है कि उसी चाय के प्याले या नाश्ते की प्लेट के ठीक बगल में रखी होती है थायराइड की वो छोटी सी गोली। जी। दिन की शुरुआत में दवाई ले ली और लगता है कि फर्ज पूरा हो गया, पर जानकारी के मुताबिक यही सबसे बड़ा ट्रैप है। और इस ट्रैप को समझने के लिए ना उस दवाई की बनावट को जानना जरूरी है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब लीवोथायरॉक्सिन। ये एक आम दवाई है जो लाखों लोग रोज खाते हैं। लेकिन लेवोथायरॉक्सिन कोई साधारण केमिकल नहीं है, ये दरअसल एक सिंथेटिक हार्मोन है। अच्छा, हार्मोन है? हाँ, जब किसी व्यक्ति का थायराइड ग्लैंड जरूरी मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाता, तब बाहर से ये गोली दी जाती है ताकि शरीर का मेटाबॉलिज्म सही से चल सके। लेकिन इस सिंथेटिक हार्मोन की मॉलिक्यूलर बनावट, यानी इसका आकार और इसकी केमिस्ट्री, बेहद संवेदनशील होती है। संवेदनशील मतलब इसे अपना काम शुरू करने के लिए पेट का वातावरण बिल्कुल शांत, खाली और साफ चाहिए होता है। जरा भी डिस्टर्बेंस हुई तो असर खत्म। इसे एक आसान से उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो लेवोथायरॉक्सिन है, ये एक बेहद खास वीआईपी मेहमान है जिसे किसी अहम मीटिंग के लिए शहर आना है। हाँ, ये ठीक है। अगर इस वीआईपी को एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाए जहां पहले से ही हजारों लोगों की भीड़ हो, चाय वाले घूम रहे हों, नाश्ते के थैले सजे हों और पूरी तरह अफरा तफरी मची हो, तो क्या होगा? वो तो भीड़ में फंस जाएगा। बिल्कुल, वो वीआईपी उस भीड़ में बुरी तरह खो जाएगा। वो स्टेशन के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसे बाहर निकलने के लिए एक बिल्कुल खाली और साफ स्टेशन चाहिए होता है। नाश्ते या चाय के साथ दवाई लेने का मतलब ही यही है कि उस मेहमान को एक भरे हुए स्टेशन पर ढकेल दिया गया है। क्या बात है। और उस भीड़ भरे स्टेशन को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हमारा पेट किसी बड़ी केमिकल फैक्ट्री से कम नहीं है। वही तो। जब वहां पहले से ही चाय, रोटी, दूध या कोई और नाश्ता मौजूद होता है तो पेट का पीएच लेवल, यानी उसके एसिड का संतुलन, पूरी तरह बदल चुका होता है। पाचन के रस, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो निकलने लगते हैं। राइट। और खाने के फिजिकल टुकड़े हर जगह मौजूद होते हैं। लेवोथायरॉक्सिन को घुलने के बाद सीधे आंतों की इंटेस्टाइन्स की दीवारों तक पहुंचना होता है, पर वो खाने के कणों की रुकावट और बदले हुए रासायनिक वातावरण की वजह से वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तो देखिए,
एक बात यहाँ विरोधाभासी लगती है और शायद किसी की भी दिमाग में ये सवाल आएगा। क्या सवाल? सोर्स मटेरियल में एक चौंकाने वाली बात थी कि खाने में मौजूद कैल्शियम, आयरन और अन्य मिनरल्स इस दवाई का रास्ता रोकते हैं। अब हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी है, रक्त को बेहतर बनाने के लिए आयरन जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सिखाया जाता है। तो ये हेल्दी चीजें अचानक से इस कहानी में विलन कैसे बन गई? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये मिनरल्स अपने आप में बुरे नहीं हैं, ये विलन नहीं है, बल्कि इनका और लीवोथायरॉक्सिन का आपस में टकराना समस्या की जड़ है। अच्छा, टकराना। हाँ, मेडिकल साइंस में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे हम चेलेशन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। चेलेशन, ठीक है। जब कैल्शियम या आयरन के मॉलिक्यूल्स आकार में लेवोथायरॉक्सिन के मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आते हैं ना, तो वो एक दूसरे को किसी मजबूत चुंबक की तरह खींच लेते हैं। ओह वाह! ये आपस में रासायनिक तौर पर जुड़कर एक ऐसी नई और जटिल संरचना बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आकार में पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक और चीज समझ नहीं आ रही। हमारे पेट में तो बेहद तेज एसिड होता है ना? हाँ, गैस्ट्रिक एसिड। हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक एसिड इतना ताकतवर होता है कि कठोर से कठोर खाने को, यहाँ तक कि हड्डियां के कूड़ों को भी पूरी तरह गला दे। तो वो पेट का एसिड इस छोटे से कैल्शियम और दवाई के बॉन्ड को तोड़कर अलग क्यों नहीं कर पाता? ये बॉन्ड एसिड से भी ज्यादा मजबूत कैसे हो गया? ये बेहद शानदार सवाल है और इसका जवाब इनकी केमिस्ट्री में छुपा है। देखिए, पेट का एसिड फिजिकल खाने को तोड़ने में माहिर है, जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तोड़ना या कार्बोहाइड्रेट्स को गलाना। ठीक है। लेकिन जो चिलेशन बॉन्ड बनता है ना, वो एक आम फिजिकल बॉन्ड नहीं होता, वो एक आयनिक या केमिकल बॉन्ड होता है। अच्छा, तो एसिड उस पे काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। ये बॉन्ड इतना स्थायी और ठोस होता है कि हमारा पाचन तंत्र, यानी वो बेहद तेज एसिड भी इस बॉन्ड के सामने बेअसर हो जाता है। वो गोली उस कैल्शियम या आयरन के बॉन्ड के अंदर एक तरह से पूरी तरह लॉक हो जाती है और एसिड उसे अनलॉक नहीं कर पाता। मतलब इसे अगर आसान भाषा में एक चित्र के रूप में देखें तो जी, आंतों की दीवारों में खून तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे दरवाजे मौजूद होते हैं। हाँ, इन दरवाजों से एक बार में सिर्फ एक सिंगल वीआईपी यानी दवाई का छोटा अणु ही गुजर सकता है। लेकिन यहाँ कैल्शियम और आयरन ने उस वीआईपी का हाथ कुछ इस तरह कस के पकड़ लिया है कि वो अब अकेले नहीं है। उन्होंने 3-4 लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप बना लिया है। एग्जैक्टली। अब जब वो बड़ा ग्रुप उस छोटे से दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है तो वो वहां फंस जाता है। दरवाजा छोटा है और ग्रुप का आकार बड़ा, इसलिए वो अंदर जा ही नहीं पाते। बिल्कुल सही दिशा में सोचा आपने। और क्योंकि वो बड़ा रासायनिक ग्रुप उस छोटे दरवाजे से खून में नहीं गुजर पाता, तो उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो फिर क्या होता है उसका? नतीजा ये होता है कि वो पूरा का पूरा ग्रुप बिना रक्त में शामिल हुए आंतों से होते हुए आगे बढ़ जाता है और वेस्ट मटेरियल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। एक तरह से देखा जाए तो वो महंगी दवाई पेट में जाते ही डीएक्टिवेट हो गई। उसने अपना काम शून्य किया। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जब ये केमिकल कॉम्प्लेक्स बन जाता है और दवाई बिना एब्जॉर्ब हुए शरीर से बाहर निकल जाती है, तो खून में उस जरूरी हार्मोन की कमी वैसी की वैसी बनी रहती है। हाँ, बीमारी ठीक ही नहीं होती। और इसका सबसे पहला और सबसे ठोस सबूत तब मिलता है जब कोई व्यक्ति अपना ब्लड टेस्ट करवाता है और उसके हाथ में उसकी लैब रिपोर्ट आती है। फार्मासिस्ट अभिषेक साहनी ने इस मुद्दे को पूरी तरह क्लियर किया है कि यही वो सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे मरीजों की TSH यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की रिपोर्ट कभी नॉर्मल नहीं आती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और TSH की रिपोर्ट को समझने के लिए उसके बायोलॉजिकल फीडबैक लूप को समझना बहुत जरूरी है। असल में TSH खुद थायराइड हार्मोन नहीं है। अच्छा। नहीं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा दिमाग बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दिमाग का एक सिग्नल या आदेश है जो गले में बैठे थायराइड ग्लैंड को दिया जाता है, ये कहने के लिए कि शरीर में हार्मोन कम है और बनाओ। ओह, इसे तो किसी फैक्ट्री के सिस्टम की तरह देखा जा सकता है। मान लीजिए दिमाग एक फैक्ट्री का मैनेजर है और थायराइड ग्लैंड वहां का मजदूर। बहुत अच्छी एनालॉजी है। मैनेजर का चिल्लाना है ना, वही शरीर में TSH का बढ़ना है। सही पकड़ा आपने। जब दिमाग देखता है कि खून में थायराइड हार्मोन कम है, क्योंकि ली गई गोली तो एब्जॉर्ब हुई ही नहीं और बाहर निकल गई, तो दिमाग घबराकर और ज्यादा TSH भेजता है। नतीजा ये होता है कि लैब रिपोर्ट में TSH का लेवल आसमान छू रहा होता है।
एक पेशेंट के लिए ये देखना सच में बहुत निराशाजनक होता है कि वो रोज दवाई खा रहा है, फिर भी रिपोर्ट में बीमारी बढ़ी हुई क्यों दिख रही है। ये बेहद परेशान करने वाली स्थिति होती है। और इस खराब रिपोर्ट को देखने के बाद अगला कदम क्या होता है, वो और भी ज्यादा समस्या पैदा करता है। क्या करते हैं लोग? जब कोई डॉक्टर एक खराब TSH रिपोर्ट देखता है जिसमें लेवल्स अभी भी हाई हैं, तो मेडिकल गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्टर यही निष्कर्ष निकालता है कि पुरानी डोज मरीज के शरीर के लिए कम पड़ रही है। राइट। इसलिए डॉक्टर दवाई का डोज बढ़ा देता है। अगर कोई 50 माइक्रोग्राम खा रहा था तो उसे 75 या 100 माइक्रोग्राम की गोली लेने की सलाह दी जाती है। और यहाँ आकर वो विशियस साइकिल, यानी एक कभी न खत्म होने वाला चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। मरीज अब केमिस्ट से एक और बड़ी और ज्यादा पावर वाली गोली खरीद लाया। वही तो। पर क्योंकि उसके दवाई खाने की आदत अभी भी वही पुरानी है, वही सुबह की मीठी चाय, वही दूध का गिलास और वही नाश्ता, तो वो नई गोली भी पेट में जाकर अचानक काम नहीं करने लगेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। बड़ी गोली को भी कैल्शियम और आयरन मिलेंगे, वो भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और बेअसर हो जाएंगी। डोज लगातार बढ़ती जाएगी पर बीमारी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। और इस पूरे चक्रव्यूह में सबसे ज्यादा नुकसान मरीज का ही होता है। देखिए, दवाई का डिजाइन सदियों की मेडिकल रिसर्च का नतीजा है। वो अपने आप में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन उसको ऐसी स्थिति में ढकेल देना जहां वो अपना काम कर ही ना सके, ये एक पूरा सिस्टमैटिक फेलियर है। सही बात है। फार्मासिस्ट सहानी के जिस अहम बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो यही दर्शाता है कि गलती दवाई की या उसकी शक्ति की नहीं है, गलती समय और वातावरण की है। डोज बढ़ाना किसी ऐसी समस्या का हल हो ही नहीं सकता जहां बुनियादी परेशानी दवाई का एब्जॉर्ब ना होना हो। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर दवाई का डोज बढ़ाना इस परेशानी का हल नहीं है और सुबह चाय के साथ दवाई लेना इस सारी मुसीबत की जड़ है, तो आखिर इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? इसका रास्ता बहुत सरल है। इस समाधान में ना तो डॉक्टर की महंगी फीस शामिल है और ना ही किसी नई तरह की दवाई का खर्चा। हाँ, समाधान पूरी तरह से हमारे पाचन तंत्र के टाइम टेबल पर आधारित है। फार्मासिस्ट सहानी द्वारा बताया गया नियम बेहद स्पष्ट है। सुबह बिस्तर से उठते ही सबसे पहले गोली लेनी है, खाली पेट। बिल्कुल खाली पेट, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सादे पानी के साथ। और उस गोली को लेने के बाद कम से कम 45 मिनट तक किसी भी खाने पीने की चीज से पूरी तरह दूर रहना है। 45 मिनट? हाँ, ना चाय की एक घूंट, ना दूध, ना बिस्किट और ना ही कोई नाश्ता। ये 45 मिनट का इंटरवल इस पूरी समस्या का एकमात्र असरदार हल है। लेकिन दिमाग में एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल आता है कि आखिर 45 मिनट ही क्यों? 1 घंटा क्यों नहीं? या सिर्फ 10-15 मिनट इंतजार करना काफी क्यों नहीं है? इन 45 मिनटों में पेट के अंदर ऐसा क्या रासायनिक जादू होता है जो दवाई अचानक अपना पूरा असर दिखाने लगती है? इसका सीधा संबंध हमारे पाचन विज्ञान के गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम से है। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि पेट को खाली होने और किसी चीज को आंतों तक ढकेलने में कितना समय लगता है। जब सुबह खाली पेट सिर्फ पानी के साथ वो गोली खाई जाती है, तो पेट में कोई और आहार या एसिड रुकावट बनने के लिए नहीं होता। पानी की मदद से दवाई तेजी से घुलती है। अच्छा। मेडिकल रिसर्चेस दिखाती हैं कि 45 मिनट वो आदर्श और जरूरी समय है जिसमें लेवोथायरॉक्सिन पूरी तरह से आंतों की दीवारों से होते हुए रक्त में एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी उस वीआईपी मेहमान ने उस खाली स्टेशन को जल्दी से पार कर लिया है और उसने खून में जाकर अपना काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और वो भी स्टेशन पर भीड़ आने से, यानी कि कैल्शियम, आयरन और चाय के पेट में पहुंचने से बहुत पहले। जब तक कोई व्यक्ति 45 मिनट बाद अपनी पहली चाय पीता है या नाश्ता करता है, दवाई वहां पर उनसे टकराने के लिए मौजूद ही नहीं होती। विलन आते जरूर हैं, पर तब तक हीरो अपना सफर पूरा करके जा चुका होता है। ये एक बहुत ही सटीक सरलीकरण है और इस छोटे से नियम का नतीजा ये होता है कि बिना किसी एक्स्ट्रा डोज के वही पुरानी दवाई अपना 100% असर दिखाने लगती है। वाओ! मरीज का TSH लेवल खुद ब खुद गिरने लगता है और रिपोर्ट नॉर्मल आने लगती है। ये दर्शाता है कि थोड़ी सी साइंटिफिक जागरूकता किस तरह पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट का रुख बदल सकती है। हमें टेस्ट ट्यूब्स और लैबोरेटरीज की जानकारियों को आम जिंदगी में सही ढंग से उतारना आना चाहिए। तो अगर इस पूरी चर्चा की सार की बात की जाए, तो कुछ अहम बातें उभर कर सामने आती हैं, जो किसी भी आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दवाई को सही समय पर लेना
उस दवाई को खरीदने से कहीं ज्यादा बड़ा कदम है। बिल्कुल सही। लिवोथायोक्सिन और उसके 45 मिनट की नियम ने यह साबित कर दिया है कि खाली पेट होना कोई आम हिदायत नहीं, बल्कि इस दवाई के काम करने की पहली शर्त है। दूसरा, हमने ये देखा कि कैसे आम और हेल्दी माने जाने वाले मिनरल्स जैसे कैल्शियम और आयरन आपस में मिलकर दवाई को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, चिलेशन के जरिए। वही। और तीसरा, सिर्फ 45 मिनट तक चाय या नाश्ते को टाल देने से न सिर्फ आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि लगातार बढ़ती डोज के साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है। और इस निष्कर्ष में एक और आयाम जुड़ता है। एक पेशेंट के तौर पर सिर्फ दवाई निगल लेना ही काफी नहीं है। इस जानकारी का मकसद लोगों में थोड़ी और जागरूकता लाना है। अपनी दवाइयों और अपने आहार के बीच के संबंध को समझना बेहद जरूरी है। सही बात है। क्योंकि सही दवाई अगर गलत वातावरण में ली जाए तो उसका न लेना ही बेहतर प्रतीत होता है। ये एक ऐसी दिशा है जिस पर आगे जरूर सोचा जाना चाहिए। एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम दिया जा सकता है। अगर सिर्फ एक छोटी सी थायराइड की गोली महज एक कप चाय की वजह से अपनी पूरी ताकत खो सकती है, तो ऐसी कितनी और आम दवाइयां हैं जो रोजाना हर घर में खाई जा रही हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई हो, डायबिटीज की गोली हो या कोई और अहम सप्लीमेंट। क्या ये संभव नहीं है कि उन्हें भी गलत आहार या गलत समय पर लेने की वजह से उनका पूरा फायदा हमारे शरीर को कभी मिल ही नहीं पा रहा हो? बिल्कुल संभव है। ये आदत और विज्ञान के बीच का वो झोल है जिस पर शायद हर किसी को अपने मेडिसिन कैबिनेट के सामने खड़े होकर एक बार जरूर गौर करना चाहिए। उस मशीन की ताकत बढ़ाने से पहले बस एक बार चेक करना जरूरी है कि प्लग में करंट है या नहीं।